मेंशन द मेन डिमांड ऑफ द रेडिकल ग्रुप ऑफ द कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ठीक है, उसका जो रेडिकल ग्रुप था, ठीक है, उसका मेन डिमांड क्या था? फर्स्ट था टू ड्राइव अवे द ब्रिटिशर्स एज सून एज पॉसिबल, ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना। सेकंड था टू बिलीव इन एक्शन, प्रोटेस्ट, हार्ट्स एंड स्लोगन, मतलब विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है, नारे लगाना, ये सारा इनका मोटिव था। टू प्रोपोगेट इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज़्म, और देश में भारत की सभ्यता और हिंदुइज़्म को पॉपुलर करना, ये उनके मेन मोटिव थे। स्टेट द मेजर अचीवमेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 में लखनऊ समझौता जो हुआ उसका मेन अचीवमेंट क्या था? इन 1916 द मॉडरेट एंड रेडिकल रीयूनाइटेड टू स्ट्रेंथ द नेशनल मूवमेंट। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस में जो दो ग्रुप एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है, मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप, वो फिर से रीयूनाइट मतलब एकजुट हो गए, ठीक है, ताकि देश के आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। ये जो जॉइंटमेंट है या रीयूनाइटेड है 9 सालों के बाद हुआ, ठीक है, और इसमें फिर मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस वॉज वेल नोन फिगर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के समय काफ़ी नामी गिरामे चेहरे थे। ही वॉज रेडी टू जॉइन द हैंड विद द एनिमी ऑफ द ब्रिटिश टू गेट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे, ठीक है, और इंडिया को जो सपोर्ट करना चाहते थे वो उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। इसी बीच उन्होंने अपना नारा दिया, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसने लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और हौसला भरा। ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन एंड वेंट अब्रॉड टू सीक हेल्प फॉर द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वो ब्रिटिश के रिस्ट्रिक्शन के बाद भी अचानक गायब हो गए, ठीक है, और भारत से बाहर उन्होंने ऐसे देशों के साथ रिलेशन बनाना चालू किया जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं कर सकते थे, ताकि देश को आज़ादी दिलाई जा सके। लेटर ऑन ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी, और बाद में उन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को सेटअप किया ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाया जा सके। लिस्ट द मेन फीचर ऑफ द लाहौर सेशन कांग्रेस इन 1929। लाहौर में 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें मेन टॉपिक क्या था? इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर। 1929 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस का सेशन लाहौर के रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पहली बार हमारे देश में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया गया। एज दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू, और उसी दिन उसी सेशन में ये डिसाइड हुआ कि हर साल 26 जनवरी को, ठीक है, अगले साल मतलब 1929 में तो एग्रीमेंट हुआ था, अगले साल यानी 1930 से हर साल 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और इस मोटिव से पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को इंडिया के जरिए सेलिब्रेट किया गया। एक्सप्लेन एनी 3 मेन प्रोविज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे? द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। पहला ये बोला गया कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा वही गवर्नर जनरल होगा और उसी के पास सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होगा। द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड रेलवे। सेंटर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे वही डिफेंस पर, एक्सटर्नल अफेयर पर और रेलवे पर उनका पूरा कंट्रोल रहेगा, उनके हिसाब से ही ये सेगमेंट रन करेंगे। अ फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में पहली बार फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया। आगे भी है। हु वेयर द मॉडरेट, व्हाट वेयर देयर डिमांड। मॉडरेट कौन थे और उनका डिमांड क्या थे? अ ग्रुप ऑफ लीडर कॉल्ड मॉडरेट इन्फ्लुएंस द कांग्रेस इन इट्स अर्ली फेज। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में जो पॉलिटिशियन कांग्रेस से आकर जुड़े थे उनको ग्रुप ऑफ मॉडरेट कहा जाता था। द मॉडरेट वेयर अगेंस्ट टेकिंग एक्सट्रीम एक्शन।
मॉडरेट जो है बहुत बड़ा एक्शन लेने को विरोध करते थे। दे हैड डीप फेथ इन गुड इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, उनको प्यार से समझाने से वो हमारी बातों को मानेंगे। दे वेयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ स्लोली एंड स्टडी। उनका जो ओपिनियन था धीरे था और काफ़ी शांत था। दे वुड मेक द ब्रिटिश गो टू देयर लैंड। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स पे दबाव डालेंगे पीसफुली तरीके से तो वो हमारे ज़मीन को छोड़कर चले जाएंगे। अब इनमें जो मेन लीडर थे उनमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अदर पॉलिटिशियन थे। इनके कुछ डिमांड थे। हैव रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने, ठीक है, जो देश के सभी लोगों के भलाई के लिए और उनके वेलफेयर के बारे में सोचे। दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना देश के सारे प्रोविंसेस में। तीसरा था रिक्रूट इंडियन फॉर हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना, कोर्ट में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका देना, उनको रिक्रूट करना। इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। अब इंडिया में बेसिकली क्या था, क्राफ्टमैन इंडस्ट्रीज था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, इनको प्रमोट करना इनका गोल था। स्टॉप द ड्रेन टू वेल्थ टू ब्रिटेन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी इनकम जो है उठाकर यूरोप की तरफ ले जा रही थी, उसको रोकना इंडियन चाहते थे कि इंडिया की संपत्ति इंडिया में ही रहे, ब्रिटिशर्स उसको दूसरे कंट्री में नहीं ले जाए। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाई एनी टू मास मूवमेंट टूवर्ड द इंटेंसिफाइंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, दो ऐसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का नाम बताइए जिनका फ्रीडम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। सबसे पहला है स्वदेशी मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905 व्हेन बंगाल वाज पार्टीशन। स्वदेशी मूवमेंट तब स्टार्ट हुआ जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इंडियन बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज्ड ओनली इंडियन गुड्स। भारतीयों ने विदेशी सामान का उपयोग करने से मना करने शुरू कर दिया। वो विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करने लगे। उनका मानना था कि सिर्फ भारतीय चीज़ों का ही प्रयोग होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें उन्होंने क्लासेस करने से मना कर दिया, ठीक है, फॉरेन गुड्स को यूज करने से मना कर दिया। इसमें बहुत सारे वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी और धीरे धीरे ये मूवमेंट बंगाल से होते हुए महाराष्ट्र और पंजाब तक फैल गया। सेकेंड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द ब्रिटिश पास अ लॉ बैनिंग मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय द इंडियन। ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया, लॉ पास किया, जिसके तहत भारतीयों को सॉल्ट बनाने पर रोक लगा दिया गया। इन 1930 गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक दिस लॉ। गांधी जी ने डिसाइड किया 1930 में कि ब्रिटिश का ये जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट जो नियम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और इस नियम को तोड़ा जाए। महात्मा गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल नोन दैट बाय दिस ब्रिटिश कुड सेल सॉल्ट एट हाई रेट। महात्मा गांधी और उनसे जुड़े हुए कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो सॉल्ट को इंडिया में हाई प्राइस पर बेचें, और जबकि सॉल्ट जो होता है इंडिया में हर पर्टिकुलर हाउस में यूज़ होता है, चाहे कोई गरीब आदमी का घर हो या फिर बड़े आदमी का, हर कोई अमीर गरीब इसका यूज करता है। इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह ब्रिटिशर्स के जरिए नहीं लगाना चाहिए। और जब हमारे कंट्री में खुद यह मैन्युफैक्चर होता है तो हम ब्रिटिशर्स से हाई रेट पर सॉल्ट क्यों खरीदें, उनको हाई रेट क्यों दें। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ 240 मील की यात्रा उन्होंने शुरू की और साबरमती से होते हुए, ठीक है, गुजरात के समुद्री रास्ते से समुद्री किनारे पर दांडी तक पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर पहली बार ब्रिटिश नियम को तोड़ दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग कॉमन मास पार्टिसिपेटेड इन दिस हिस्टोरिकल मार्च। इस यात्रा में गांधी जी के साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द मूवमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये मूवमेंट देश की आज़ादी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित रहा। नेक्स्ट, वाई डिड गांधी जी गिव अ कॉल टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच
एक्टिविटीज़ गेव मोमेंटम टू दिस मोमेंटम? गांधी जी ने, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट क्यों किया? गांधी जी बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश एंड सर्वाइव इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडिया। गांधी जी का ऐसा मानना था, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल, ठीक है, अगर इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया में वो आई है तो इसको इंडियन के साथ कॉपरेट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। सो इन 1920 गांधी कॉल नॉन कॉपरेशन नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। मतलब इनके मूवमेंट का मतलब ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, उनके साथ कॉपरेट नहीं कर सकते। नॉन कॉपरेशन वॉज डायरेक्टली अगेंस्ट द इनजस्टिस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ था जो ब्रिटिश सरकार ने पंजाब और तुर्की में की थी। इसकी शुरुआत हुई रीअनाउंसिंग ऑफ टाइटल एंड ऑनर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बड़े इंडियंस को जो उपाधियाँ दी थी, जो सम्मान दिया था, जो टाइटल दिए थे, उनको वापस किया जाने लगा। ब्रिटिश लेजिस्लेशन का विरोध किया जाने लगा। ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस जिनमें स्टूडेंट पढ़ते थे और टीचर पढ़ाते थे उसका भी बॉयकॉट होने लगा। उसी बीच अलीगढ़ में, ठीक है, जामिया मिलिया अलीगढ़ में और काशी विद्यापीठ बनारस में एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया। बॉयकॉट द गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट। ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, कोर्ट वगैरह थे, उनका विरोध किया जाने लगा। विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ स्ट्राइक होने लगे। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट विच इन्वॉल्व। 1919 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसमें किसानों ने, ट्राइबल ग्रुप के लोगों ने, स्टूडेंट्स, वर्कर, ट्रेडर्स, वुमेन, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। और इस स्ट्रगल में एक सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली कि हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ एकजुट हो गए। व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च पीपल होल ऑलरेडी पार्टिसिपेट। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो हर कोने से देश के लोग इसमें आकर ज्वाइन करने लगे। नेक्स्ट आई डिस्क्राइब टू मेन फीचर ऑफ ईच पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ऑफ 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एज वेल एज 1930। इसमें दो और मूवमेंट कुछ रिफॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें पहला रिफॉर्म था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो 1909 में हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बना और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, लो इसको पढ़ो।